बजट 2022-23 इसके पहले हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक सर्वे, और आज के क्लास में हम देखेंगे कि बजट क्या है, और उसके बाद वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि ये जो बजट रहा उसकी हाइलाइट्स क्या रहे, उसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी चुनौतियां क्या हैं, और कैसे इसके जो फैक्ट्स है और जो फिगर है प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, सब में काफी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं बजट, और सबसे पहले देखेंगे कि बजट पब्लिक फाइनेंस, जिसे आमतौर पर कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस, और ये पब्लिक फाइनेंस के तीन फैक्टर्स होते हैं: रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेप्थ। मतलब ये जो हमारा बजट होता है इसमें एक तो रेवेन्यू जो सरकार को प्राप्त होता है, दूसरा रेवेन्यू जो प्राप्त होगा उस रेवेन्यू को किस तरीके से खर्च किया जाए। तो सरकार अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक लेखा जोखा तैयार करती है, और आपको पता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते अगर बहुत सारी योजनाओं पर सरकार को खर्च करना पड़ता है, इसलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम। ऐसे स्थिति में एक कंडीशन बनता है जिसको फिस्कल डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। और ऐसी परिस्थिति में जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, इस कंडीशन में सरकार उधार लेती है, द गवर्नमेंट बोरोज मनी। तो ये देखेंगे आगे चलकर कि ये सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी होगी उसे डील करते हैं। अभी संवैधानिक पहलू की अगर हम बात करें, आर्टिकल 112 इस बात को बताता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आमतौर पर इसे ही बजट की संज्ञा दी जाती है, तो ये बजट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बजट क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक एनुअल स्टेटमेंट होता है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वह एक तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है भारत सरकार का। आइए देखते हैं कि 2017-18 के वित्तीय वर्ष में कुछ पैराडिगम शिफ्ट हुआ था बजटीय परंपरा में। इससे पहले हम देखें कि फर्स्ट यूनियन बजट जो है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 7 अप्रैल 1860 को द देन फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वही आजादी के बाद 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम के द्वारा, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद जॉन मथाई 1949-50 और 1950-51 में इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो ये रही बजट की परंपरा। और तब देखेंगे कि 2017-18 में एक शिफ्ट हुआ था, पैराडिगम शिफ्ट कह सकते हैं इसको, एंड दैट वाज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट प्रस्तुत करने की जो परंपरा थी उसमें पहला ये कहा गया कि फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ये फिक्स कर लिया गया। दूसरा, मर्जर ऑफ रेलवे बजट, अर्थात आपको पता होगा कि 1924 में एक एकवर्थ कमेटी बनी थी, और एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। पुनः एक कमेटी बनी, विवेक देवराय कमेटी, और इसके रिकमेंडेशन के अनुसार
पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। तो मर्जर विवेक देव राय कमेटी, और जो अलग हुआ था वह था 1924 का एकवर्थ कमेटी। आइए हम देखते हैं कि सरकार का जो बजट है किन किन फैक्ट्स पर आधारित होता है, किन किन पहलुओं पर आधारित होता है। और ये जो बजट है इसमें दो चीजों को देखेंगे, रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है वह, और उस राजस्व की प्राप्ति से सरकार अपना जो रेगुलर एक्सपेंसेस होता है सरकार का, जो सरकार की जो मशीनरी जिस पर चलती है वो रेगुलर एक्सपेंसेस जो होगा वह रेवेन्यू पार्ट से होता है। तो रेवेन्यू को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो राजस्व की प्राप्ति होती है वह भी दो तरह से होगा, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वह रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होगा। पैसा आ रहा है, ठीक है, तो जो रेवेन्यू बजट होगा वह बजट में पैसा आने की बात करेगा, जबकि कैपिटल बजट में यह एक्सपेंडिचर पार्ट की बात करता है। तो ये देखेंगे कि कैपिटल बजट में हम जब अगर हम बात करें कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यह रेगुलर एक्सपेंसेस की बात करेंगे, जबकि कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो यह लॉन्ग टर्म की बात होती है। इसमें मैंने कहा कि अगर हम ऐसे बजट बनाते हैं जिसमें हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कम होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट लोन लेगी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, चाहे वह आरबीआई से ले या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले या फिर दूसरे देशों से ले। यहां याद रखना चाहिए कि जो लोन है हमारा उसकी भी एक लिमिट तय करने का प्रयास किया गया है फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। आपको ज्ञात होगा कि FRBM एक्ट आया था 2003 में, और 2003 के FRBM एक्ट के तहत FRBM एक्ट जो है वह नियंत्रण करने का कार्य करता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है ये, और इसके तहत एक डेडलाइन तय करने का प्रयास किया गया था कि गवर्नमेंट अपना जो ये घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वह जीडीपी का 3%, हालांकि ये जो डेडलाइन था वह 31 मार्च 2021 तक ही तय किया गया था, और यहां साथ ही साथ ये कहा गया था कि हमारा जो बजटीय घाटा हो, फिस्कल डेफिसिट हो, वह हमारे जीडीपी के 3% से वो लिमिट तय कर दिया गया था कि 3% ही होना चाहिए। जबकि जो विदेशी जो कर्ज है वह कर्ज की सीमा कहा गया था कि हमारे जीडीपी का 40% से ज्यादा विदेशी कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर 40% से ज्यादा विदेशी कर्ज होता है तो एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकती है, और आप देख सकते हैं कि श्रीलंका की जो स्थिति है वहां पे विदेशी कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि श्रीलंका की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। तो हमने तय किया है कि 2024-25 तक जो कर्ज है वह उसका लिमिट जीडीपी के 40% से कम हो, या उस सीलिंग को हम उसको करेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। वो बजट के हाइलाइट्स को देखते हैं। तो
हमारा बजट का 2022-23 का जो बजट का फोकस रहा है, द फोकस वाज ऑन यूथ, वीमेन एंड फार्मर्स। अगर हम ऐसे देखें यूथ को क्या मिला, तो एम्प्लॉयमेंट 60 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है बजट में, जबकि वीमेन के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0। वहीं फार्मर्स की अगर बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को व्हीट और पैडी, ये दो फसलों के लिए इसके प्रोक्योरमेंट के लिए 2.37 लाख करोड़ बजट के आवंटन करने की बात की गई है। अगर हम देखें तो ये दो फिगर आप याद कर सकते हैं, 39.45 लाख करोड़ एंड 22.84 लाख करोड़। जाहिर सी बात है कि ये हमारा रेवेन्यू होगा और ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसलिए जो हमारा बजट होगा वो फिस्कल डेफिसिट को बताएगा। और फिस्कल डेफिसिट के लिए मैंने बताया था, एक एक्ट बताया, FRBM एक्ट 2003, जिसके तहत फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करने की बात की गई है। सरकार का प्रयास है इस बजट में कि फिस्कल डेफिसिट को 2021-22 जो करंट है वह 6.9% किया जाए और 2022-23 में इसे 6.4% तक लाया जाए। वही 2024-25 तक इसे 4%, जीडीपी के 4% तक लाने की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स होगा और हालांकि यह एफआरबीएम के अनुसार सटीक नहीं है, हमें और भी कम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात की गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ 9.2%, एक अच्छा फिगर दिख तो रहा है, लेकिन इसको कितने अच्छे तरीके से हम सस्टेन कर लें तो हमारी इकोनॉमी जो वी शेप में रिकवर की है यह आगे बढ़ती जाए। तो सबसे पहले जो अगर हम फोकस की बात करें तो PMGS, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके 7 इंजिन्स की भी बात की जाती है। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर किसी भी देश के विकास की नींव टिकी हुई रहती है, और पीएम गति शक्ति जो योजना है इसमें जो पहल किया गया है वह नेशनल हाईवेज के 25,000 किलोमीटर 2022-23 तक एक्सटेंशन होगा और इसके लिए 20,000 करोड़ बजटीय प्रावधान की बात की गई है। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की स्थापना की बात इस बजट में की गई है जो इसका हाईलाइट है, और 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाने की योजना है जो अगले 3 वर्षों में इसे बनाने का बजटीय प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण कार्य जो रिवर इंटरलिंकिंग योजना है जिसमें केन और बेतवा रिवर को जोड़ने की बात की गई है, और कई देशों में देखा जाता है कि इंटर स्टेट जो परिवहन होते हैं उसमें भी इसकी बहुत अधिक भूमिका होती है, और इसके अलावा भी नदी जोड़ो परियोजना के बहुत सारे आयाम हैं। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रत्येक गांव में पहुंचाना एक बहुत अच्छा फोकस है इस बजट का, जिससे ग्रामीण लोगों का डिजिटल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा जुड़ाव होगा। सरकार ने नेशनल टेली मेडिसिन प्रोग्राम शुरुआत करने की बात की थी, और यह अनुभव सभी को होगा कि कोविड की परिस्थितियों में जो मेंटल हेल्थ की समस्याएं आई थी उनके समाधान के लिए नेशनल टेली मेडिसिन प्रोग्राम एक बहुत ही नायाब कदम होगा। बजट में डिजिटल इंफ्रा की बात की गई है, और यह जो बजट होगा
जो डिजिटल इंफ्रा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे फिनांस मिनिस्टर ने जो बजट पढ़ा वह पूर्णतः टैब पर उन्होंने पढ़ा और यह बताता है कि ये जो डिजिटल इंफ्रा है, चाहे हम पेमेंट बैंक्स की बात कर लें या बैंकिंग के डिजिटलाइजेशन की बात कर लें, कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी की बात कर लें, तो कहीं न कहीं सरकार की ये मान्यता है कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में उसकी मान्यता सरकार के द्वारा, क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह लगाने की जब बात की जा रही है, तो कहीं न कहीं उसे करेंसी के रूप में तो स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं परोक्ष रूप से उसकी मान्यता बजट में दे दी गई है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे अब ये कहा गया है कि बजट की कोई भी ये पेपरलेस बजट होगा, दैट मींस इट विल बी अ डिजिटल वन। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है और इसके भी कई नए आयाम आएंगे। ई पासपोर्ट्स की शुरुआत की जाएगी। फिर अर्बन सिटी प्लानिंग के तहत 5 सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जाएंगे, जिसके तहत जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एजुकेशन है उन्हें ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है और उसमें सस्टेनेबल चीजों को अगर हम देखें तो उसके 2 एस्पेक्ट सामने आते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और दूसरा सोलर एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में एक प्रॉब्लम आती है जो कि इसकी बैटरी होती है, उसे चार्ज करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए सरकार बैटरी से रिलेटेड एक पॉलिसी लाएगी कि सभी कंपनी वाले एक स्टैंडर्ड बैटरी का निर्माण करें, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर किसी रिचार्ज स्टेशन पर जाए तो वह जो बैटरी जो डिस्चार्ज होने वाला है या हो चुका है उसको रिप्लेस करे और दूसरा बैटरी वो लगाए। तो वह एकदम स्टैंडर्डाइजेशन की बात की जा रही है और वो बैटरी जो स्वैपिंग पॉलिसी है उसे लाने की बात की गई है। तो इससे क्या होगा, समय का बचत होगा और ये सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, सोलर एनर्जी के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है 280 गीगावाट 2030 तक इंस्टॉल कैपेसिटी, और यह पीएलआई स्कीम के तहत लाया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये। तो ये कुल मिलाकर बजट 2022-23 का फोकस है और इसमें हमने देखा कि इसमें यूथ, वीमेन और फार्मर्स को विशेष फोकस किया गया है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह 9.2% है, फिजिकल डेफिसिट वाला बजट है। ये इन टारगेट्स को हमें याद रखना है। अल्टीमेटली 2024-25 तक हमारा टारगेट फिजिकल डेफिसिट जो है 4% होना चाहिए। FRBM एक्ट 2003 के तहत जो कंडीशंस दिए गए हैं उसे भी याद रखना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, देश की तस्वीर बदल सकती है अगर इनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से किया जाए। और रिवर इंटरलिंकिंग योजना, इससे भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। रूरल एरियाज का अगर डेवलपमेंट हो, खासकर अगर रूरल एरियाज को डिजिटल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी विकास होगा। टेलीमेडिसिन अपने आप में क्रांति होगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात शुरुआत हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी की बात मैंने बताया। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने के बाद डिजिटल क्रांति को एक नया आयाम मिलेगा। ई पासपोर्ट्स जैसी जो सेवाएं हैं इसको आने से घर बैठे पासपोर्ट वगैरह आसानी से मिल जाएगा। अर्बन सिटी प्लानिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वह भी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। ये रहा बजट 2022-23 का की पॉइंट्स। बहुत जल्द ही एक सेक्टर वाइज मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें
प्रत्येक सेक्टर में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में जानकारी। फिलहाल ये जो चीजें हैं बोर्ड डिजिटल क्रांति के दौर में भी ये चीजें काफी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, और आपको चाहिए कि जो चीजें हैं की पॉइंट्स हैं, और इन की पॉइंट्स के माध्यम से इसे आप तो प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगा आपके लिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमें फोकस पॉइंट्स को तो जरूर जानना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।